ओम। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात किया था विष योग के बारे में, जो भी लिखा हुआ है इसी के बारे में सारा बात किया था। मैंने एग्जाम्पल लेके एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश की थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। और इस विषयों के बारे में भी मैंने कंडीशन लिखवाई है और भी इससे आज आगे बात करेंगे कल, क्योंकि कल यहीं तक किया था। तो नॉर्मली कल वाले को मैं 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। विष योग है, नॉर्मली अच्छा योग नहीं है, अशुभ योग है। और इसमें चंद्रमा और शनि देव की युति देखी जाती है। और विष योग अच्छा नहीं है तो नॉर्मली क्या होगा, इन दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह मारक होना चाहिए तभी योग बनेगा। यदि दोनों ग्रह अच्छे होंगे तो वो अशुभ कहलाएगा ही नहीं, शुभ प्रभाव देगा। शुभ प्रभाव देगा तो ये योग कंसिडर नहीं होगा। यदि दोनों ग्रह मारक नहीं है तो ये योग कभी नहीं बनेगा। तथा यदि एक ग्रह मारक है और उसकी पावर नहीं है तो भी योग कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि जो खराब रिजल्ट देने वाला ग्रह था उसके अंदर बलाबल ही नहीं रहा। और दूसरा जो अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह है उसकी पावर ज़्यादा है तो हमेशा हावी अच्छे वाला रहेगा। इसमें पावर ही नहीं है तो भी योग कंसिडर नहीं, क्योंकि अपने को अशुभ रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। अशुभ रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तो ये विष योग नहीं कहलाएगा। और यदि दोनों ग्रह योग कारक है लेकिन उनमें से एक ग्रह योग कारक होने के बाद में भी कोई भी एक ग्रह नीच का हो गया है या 6, 8, 12 घर में चला गया है तो भी क्या होगा, विष योग कंसिडर होगा। लेकिन जो ग्रह नीच का हुआ है, 6, 8, 12 घर में गया है, यदि उसकी डिग्री नहीं है तो कंसिडर नहीं होगा। लेकिन योग कारक होने के बाद में भी यदि ग्रह नीच का हो गया है, 6, 8, 12 घर में चला गया है तो हमेशा कंसिडर होगा। और मैं ये जो चीज़ लिखवा रहा हूँ आपको एक एक चीज़, इसका साथ साथ में मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि इसको यदि देखना है तो किस कुंडली में कैसे देखना है। अभी तक तो मैं आपको सारी चीज़ बेसिक लिखवा रहा हूँ, उसको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ पूरी डिटेल में। लेकिन इसके नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट होगा, नेक्स्ट जो इसके बाद स्टेप होगा वो होगा एनालिसिस, क्योंकि इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ में तो आपको क्लियर कर ही रहा हूँ और चीज़ में जो इसकी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो लिखवा रहा हूँ। लेकिन फिर इस कुंडली में अप्लाई कैसे करना है इसका एग्जाम्पल के साथ में तो बता दिया है, लेकिन रियल में किसी की जातक की कुंडली उठा के उसमें कैसे देखना है वो अपन एनालिसिस का ही मेरा आगे पार्ट होगा। उसमें सारे के सारे जितने मैंने योग बताए हैं, जितनी मैंने बेसिक जानकारियाँ बताई है, सारी की सारी मैं अप्लाई करके परफेक्ट एक कुंडली का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। एक नहीं, बहुत सारी कुंडलियों को बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे साथ में टाइम रहेगा उस हिसाब से अपन कुंडलियों का एनालिसिस जरूर करेंगे और साथ साथ में सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे जो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है दर्शकों, तो आज इससे आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मैं इसको साफ करता हूँ। आपने आई होप कल नोट कर लिया होगा नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। इससे आगे बात करते हैं। तो दर्शकों, इससे नेक्स्ट तो मैंने प्रीवियस वीडियो जो विष योग का बताया उसमें बताया भी था, बट मैं आपको एक नोट करवाता हूँ यहाँ पे। दोनों ग्रहों में से, दोनों ग्रह मतलब चंद्रमा और शनिदेव, दोनों ग्रहों में इससे पहले भी बता चुका हूँ, दान हमेशा उस ग्रह का करना चाहिए जिसको अपने को कम करना है, मतलब उसकी पावर को कम करना है। और पावर हमेशा कौन से ग्रह की अपन कम करेंगे, मारक ग्रह की, मारक बोल सकते हो, या अशुभ ग्रह की पावर हमेशा अपन कम करनी चाहिए। कोई भी शुभ ग्रह की पावर कोई भी जातक कम कभी नहीं करना चाहेगा। और पावर बढ़ानी किसकी चाहेंगे अपन, हमेशा कारक ग्रह की। कारक बोले तो अच्छा जो रिजल्ट दे रहा है, शुभ रिजल्ट दे रहा है, उस ग्रह की पावर हमेशा अपन बढ़ाएंगे। तो वो बढ़ाएंगे अपन रत्नों से, या स्टोन बोल सकते हो, या फिर माला, पूजा पाठ, या फिर कलर रेमेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलर रेमेडी भी। जो भी चीज़ें होगी मैं आगे नेक्स्ट वैसे ही आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा बेसिक में हल्के से बताता हूँ क्योंकि उसमें आपको पता रहे
कि अपने को एक्चुअली करना क्या है। विष योग में जो 2 ग्रह हैं, तो उसकी मतलब एक सिंपल में हल्का बोलने का मतलब एक सिंपल जानकारी आपको साथ साथ में देते जाऊंगा, लेकिन इसकी क्लियर और एग्जैक्ट विथ एक्सप्लेन डिटेल्स जो भी जानकारी होगी वो मैं इसका अलग से वीडियो बना के डालूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कैसे रेमेडी करनी है, कब करनी है, क्या करनी है। तो हमेशा दान उस ग्रह का ही किया जाता है जिसका मार्केट हो, अशुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो। यदि आप सेम इसका उल्टा अच्छे ग्रह का यदि आप दान कर देते हैं कारक का, तो क्या होगा, उसका कारकत्व में कमी आएगी, उसके शुभ रिजल्ट में कमी आएगी। जो 50% रिजल्ट देने वाला था अच्छा, वो 25% ही अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो हमेशा दान किसका किया जाता है, मार्ग ग्रह का। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यही लाइन यहाँ लिखने वाला हूँ, तभी मैंने पहले आपको क्लियर करिए। दोनों ग्रहों में हमेशा मारक ग्रह का दान करके ग्रह की शांति करनी है, ग्रह की आपको शांति करवानी है या खुद करनी है। दोनों ग्रहों में हमेशा मारक ग्रह का दान करके ग्रह की शांति करके उसके बुरे रिजल्ट यानी बुरे प्रभाव में कमी लानी है, प्रभाव में कमी करनी है, कमी। ठीक है दोस्तों, यदि ग्रहों में हमेशा मारक ग्रह दोनों ग्रहों में हमेशा मारक ग्रह का दान करके ग्रह की शांति करके उसके बुरे प्रभाव में क्या करनी है, कमी करनी है। इसके साथ साथ कारक ग्रह को उस कारक ग्रह की कर लेते हैं। कारक ग्रह का यदि डिग्री कम है, कारक ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, लेकिन डिग्री 25% है, तो उसका रेमेडी या उपचार करके उपाय करके आपको उसकी डिग्री बढ़ानी है। कारक ग्रह की हमेशा डिग्री या पावर बढ़ानी चाहिए। यदि उसमें डिग्री कम हो या पावर कम हो। ठीक है दर्शकों, दोनों ग्रहों में से हमेशा मारक ग्रह का दान करके ग्रह की शांति करके उसके बुरे प्रभाव को कम किया जाता है, और कारक ग्रह की हमेशा डिग्री या पावर बढ़ा के उसमें पावर अप करनी होती है, यदि उसमें पहले से पावर कम हो तो। ठीक है, इसका मैंने कल भी एक एग्जांपल बताया था, आज भी बताता हूँ। ये घर है, इसके अंदर 2 आदमी हैं, इसकी भी 50% पावर है, इसकी 50% पावर है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। तो अब क्या होगा, ये अपनी जितनी अच्छा ही छोड़ेगा, ये तो बुरा ही छोड़ेगा, मतलब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट निल। तब क्या करना है, बुरे वाले को हमेशा कम करना है। कम कैसे होगा, दान करके, और इसको अप करना है जो भी इसकी रेमेडी करके। तभी क्या होगा, इसका प्रभाव कम हो जाएगा और इसका रिजल्ट हमेशा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोनों ग्रहों में समस्या ये हो गया। यदि इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज लिखवा देता हूं, यदि यदि ये पॉइंट आपको रहने देता हूं, इसमें यही पॉइंट लिखवा रहा हूं। यदि दोनों ग्रह ये नॉर्मली जो ग्रह मारक है उसकी डिग्री कम है, 0 है, नील के बराबर है, और अच्छे ग्रह की डिग्री ज़्यादा है, तो नॉर्मली योग कंसिडर होता नहीं है। उसमें जो ग्रह की डिग्री जो मारक ग्रह है उसकी डिग्री कम है ना, तो उसमें आपको कोई दान नहीं करना है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी डिग्री पहले से ही बहुत कम है। और हमेशा दोनों ग्रहों की डिग्री जरूर देखनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता तो मैं चुका हूँ, लेकिन आपको नोट करवा देता हूँ, चाहिए डिग्री के हिसाब से ये हमेशा
डिसाइड करना चाहिए कितना रिजल्ट देने के लिए बाध्य है और कितना रिजल्ट अपने को ये दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि दोनों ग्रहों की डिग्री कारक ग्रह। नेक्स्ट पॉइंट प्लेसमेंट का लिख देते हैं, फिर इसके बाद इनके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। हमेशा दोनों ग्रहों की डिग्री देखनी चाहिए और हमेशा दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट जरूर देखनी है आपको। प्लेसमेंट और डिग्री के बेस पे आपको श्योर होगा कि योग बन रहा है। दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट बोल दो या घर कौन सा है, प्लेसमेंट जरूर देखनी चाहिए। ये है दर्शकों विष योग के पॉइंट्स, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो कंसिडर होगा या नहीं होगा, या फिर कंडीशन जो भी अप्लाई हो रही है उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यदि एप्लीकेबल नहीं होती है तो ये योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सारी चीज़ मैंने एग्जांपल के साथ क्लियर करी है आपको। अभी मैं इसको मेष से लेके मीन लगन की कुंडली तक भी आपको सारा क्लियर करूँगा, कौन सी लगन कुंडली में योग कंसिडर होता है, कौन सी में नहीं होता है, उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसके प्रभाव देख लेते हैं। जिस जातक की ये कुंडली में ये योग बनता है तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपको इस योग में। इससे पहले भी एक पॉइंट लिख देते हैं। इस योग का प्रभाव यदि योग जिस जातक की कुंडली में कंसिडर हुआ है तो इसका योग का प्रभाव हमेशा जो मारक ग्रह है, जो नीच का ग्रह है, जो 6, 8, 12 में नीच का हो रहा है या उसके ऊपर कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो उस ग्रह का प्रभाव हमेशा इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में, इन ग्रहों की दशा व अंतर्दशा में आपको मिलेगा। इस योग का प्रभाव हमेशा इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में ग्रह का प्रभाव मिलेगा या इफेक्ट मिलेगा। अब देखते हैं इसके बाद इनके क्या क्या प्रभाव है। यदि ये योग किसी जातक की कुंडली में बनता है तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन बात हमेशा दर्शकों ये ध्यान रखना, आपको जो भी दान करना है, जो भी उपाय करना है वो हमेशा दान बोल दो, जो भी दान करना है वो हमेशा मारक ग्रह का करना है, उसके मार्केत्व को कम करना है, जिससे वो अपना बुरा रिजल्ट तो छोड़े ही छोड़े प्लस जो योग कारक ग्रह है उसके रिजल्ट को हावी, उसके रिजल्ट अच्छे वाले का रिजल्ट हमेशा बुरे वाले पे हावी हो, तो इसका रिजल्ट हमेशा कम हो जाएगा और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि आप प्लस करते हो इसकी डिग्री तो आपको इसको बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसकी ऑलरेडी पहले से डिग्री आपकी बहुत ज़्यादा है, 100% रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। करना आपको यही है, जो मारक है उसकी डिग्री देखनी है। डिग्री ठीक ठाक है, मान लो 25%, 50% है तो इसका आप दान करके इस ग्रह को शांत करिए, इसके बुरे प्रभाव को कम करिए, तभी हमेशा इसका रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा। और इसकी डिग्री कम है तो डिग्री बढ़ाइए, लेकिन आपको करना क्या है, हमेशा इसका दान करना है। आपने सीधा देख लिया मंगल और चंद्रमा और शनि है, अच्छा शनि देव का दान कर दो, लेकिन हमेशा कभी भी शनि देव का दान नहीं होता है। आपको पहले पहचान करनी होगी कि इसमें मारक कौन है, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य कौन सा ग्रह है, उसी का ही उपाय करना है, उसी का दान करना है। दान करके उसकी शांति करनी है, शांति करके ही उसके बुरे रिजल्ट से आपको निजात मिलेगी। जब तक उसका आप उपाय नहीं करोगे बुरे ग्रह का, तब तक आपको उसमें ये जो मैं अभी प्रभाव लिख रहा हूँ इसमें ये देखने को आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन उपाय आपको हमेशा बुरे ग्रह का करना है और अच्छा ग्रह की डिग्री कम है तो बढ़ानी है। अब डिग्री कैसे बढ़ानी है नेक्स्ट बात करेंगे, और इसके क्या क्या उपाय है वो भी मैं आगे ग्रहों की शांति के लिए जो जो उपाय होंगे, जो जो रेमेडियाँ होंगी वो आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दर्शकों, अभी अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रभावों के बारे में। अभी मैं इसको साफ करता हूँ।
ग्रहों के प्रभाव, सॉरी इस विष योग का प्रभाव। विष योग के क्या क्या आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे यदि ये आपकी योग कुंडली में कंसिडर हो रहा है और डिग्री वाइज बलाबल है मार्ग ग्रह का, या फिर मार्केट वाला ग्रह हावी है, तो आपको क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा में। देखिए दर्शकों, फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें क्या होगा, जातक के ऊपर सारा का सारा इफेक्ट होने वाला है। जातक का क्या होगा, इसमें सारे के सारे इफेक्ट है वो जातक के ऊपर आपको ये देखने को मिलेंगे कि नॉर्मली जातक का क्या होगा। जातक का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, जिसकी अपन कुंडली देख रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी ये कुंडली में योग बन रहा है। तो जातक का क्या रहेगा, नॉर्मली मन अशांत रहेगा, मन अशांत रहेगा। इसके साथ साथ यदि मन अशांत रहेगा तो जातक का क्या होगा, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा कम होगा, क्योंकि आत्मविश्वास हमेशा बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो जातक का आत्मविश्वास में कमी आएगी। अब आत्मविश्वास में कमी आएगी, अब मैं आपको इस पॉइंट से ही सारा पॉइंट क्लियर करता हूँ। आप देखो, ये एक स्टडी करने वाला है, स्टूडेंट है, और ये एक बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, और ये स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है। अब मान लो ये पढ़ाई कर रहा है, 11th में आया, इसने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मान लो कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मान लो कितने सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आर्ट्स होता है, एक होता है ये PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, अब ये यहाँ पर डिसीजन लेता है कि मैं आर्ट्स लूँ या PCM लूँ या PCB लूँ। ये किस बेस पे लेता है, ये अपने स्टडी लेवल के बेस पे लेता है कि मान लो ये मैं ये PCM लेता हूँ तो मेरी मैथ्स कैसी है, ठीक है दर्शकों, केमिस्ट्री फिजिक्स कैसी है, और या फिर मेरी मैथ्स सही नहीं है तो मैं बायोलॉजी लूँ, या फिर बायोलॉजी में मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये कुछ समझ में नहीं आता तो मैं आर्ट्स लूँ। ये डिसीजन कौन करता है, स्टूडेंट खुद देखता है कि मेरा एक्चुअली 10th तक क्या लेवल था, तो उस बेस पे वो अपना डिसीजन करता है कि मेरी मैथ्स स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी सही है, तो मैं हमेशा PCM लूँगा और उसके लिए नेक्स्ट प्रिपरेशन करूँगा, नेक्स्ट तैयारी करूँगा। लेकिन जिसकी मैथ्स कमज़ोर रहती है, कोई बायोलॉजी की तरफ जाता है, नहीं तो आर्ट्स की तरफ जाता है। तो ये किस बेस पे डिसाइड होता है, 10th या अपने नॉलेज के बेस पे स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है। लेकिन मान लो ये योग बन रहा है, या फिर कभी भी कोई भी स्टूडेंट के आत्मविश्वास में कमी है, मतलब खुद का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है, तो वो क्या करेगा, मैथ्स लूँ बायोलॉजी लूँ, इन तीनों में वो कभी भी अपना डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, डिसाइड कर ही नहीं पाएगा मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो ऐसे कैसे सेम मैं इसमें भी ये बोल रहा हूँ, यदि आत्मविश्वास में कमी होती है तो क्या क्या इफेक्ट देखते हैं। कमी हुई तो क्या हुआ, तो वो कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूज होके मान लो उसकी मैथ्स ठीक ठाक है, सही नहीं है, वो PCM सेलेक्ट कर लेता है, या खुद का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है और किसी ने बताया कि PCM ले लो, उसमें आगे के स्कोप अच्छे हैं, जॉब अच्छे हैं, नौकरी मिलती है, वो मिलती है, तो उस डिसाइड बेस पे वो उसकी बातों में आगे PCM ले लेता है, और आगे जाके उसके PCM मैथ्स सेट नहीं होती है और वो बंदा बहुत डाउन हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, कमी कहाँ से हुई, आत्मविश्वास में कमी थी और उस पर वो सही डिसीजन नहीं ले पाया और उसने गलत चुनाव कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, वो स्टडी में क्या हो गया, कमजोर हो गया, और इसकी जगह पर मान लो वो आर्ट्स लेता या बायोलॉजी में अच्छा था तो उसमें हो सकता है वो अच्छी ग्रोथ कर लेता है, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, किसी की बातों में आके जो भी उसने जो डिसीजन लिया वो मैथ्स का ले लिया और उसमें वो डाउन हो गया। तो मतलब क्या, आत्मविश्वास कमी होने की वजह से बंदा क्या हो गया, पढ़ाई में डाउन हुआ और आगे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। सेम टू सेम बिजनेसमैन में देखो, बिजनेस में कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो उसको अपना, जिसका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल अप है, वो पहले से ही अपना सोच के रखता है मेरा इसमें स्किल सही है, मैं इसमें हमेशा आगे बढ़ पाऊंगा और मैं अच्छे से अपना सारा का सारा 100% एफर्ट इस बिजनेस में दे पाऊंगा, तो वो तो अपना बिजनेस कर लेता है। लेकिन जिसके सेम सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास में कमी है, वो क्या करेगा, हमेशा 10 लोगों की एडवाइस लेगा और इसमें मे भी वो एक ऐसा रास्ता चुन लेगा जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है।
तो इसमें फाइनली ये जो इसमें असफल हुआ है, इसकी जड़ क्या है? आत्मविश्वास है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास पहले से ही कमजोर था। तो आत्मविश्वास में कमी हुई, तो इसी से रिलेटेड मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा, तभी थोड़ा मैंने तो डिटेल किया है कि आत्मविश्वास में कमी है तो कहाँ का इफेक्ट विषयों के रिलेटेड रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विषयों का यही है, आत्मविश्वास में कमी। आत्मविश्वास में कमी से बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम आएगी, पढ़ने वाले को प्रॉब्लम आएगी, जॉब वाले को जॉब में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जॉब में भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो उसको भी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। अब मैं आपको वही लिख के बता रहा हूँ, तभी मैंने डिटेल किया थोड़ा। अभी नॉर्मल क्या हुआ, जहां तक कि आत्मविश्वास में कमी हुई तो अभी देख लो, पढ़ने वाले के लिए क्या हुआ, स्टूडेंट जहाँ तक है, जिसकी आप ओनली देख रहे हो, मान लो स्टूडेंट है, तो उसके क्या होगा, पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी। बात तो शुरू तो आत्मविश्वास से हुई है, तो ये ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रभाव है इसका, ये मान के चलिए आप। और आत्मविश्वास में कमी रहेगी तो मन भी अशांत रहेगा, क्योंकि वो कोई भी चीज़ का डिसीजन खुद ले ही नहीं पाता है। डिसीजन नहीं ले पा रहा, मतलब क्या है, वो खुद डिस्टर्ब रहेगा, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, तो उसका मन कैसा रहेगा, अशांत रहेगा। जिसमें इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यही है, आत्मविश्वास में कमी। तो स्टूडेंट के पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कैसे आएगी, मैंने आपको बताया अभी, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स रहेगी। और जो नौकरी पेशे वाला है, उसके नौकरी में भी बाधाएं आएगी, प्रॉब्लम आएगी। या जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके नौकरी में भी बाधाएं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से। और व्यवसायी आदमी, बिजनेसमैन के लिए व्यवसाय में क्या होगा, व्यवसाय में भी क्या होगी, बाधाएं आएगी। व्यवसाय में भी बिजनेसमैन के लिए बहुत सारी अटकलें आएगी, बाधाएं आएगी। ये 3 पॉइंट, तीनों को अलग अलग मैंने लिखा है। नौकरी जो तैयारी कर रहा है उसके लिए, या जो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है, और तीनों की जड़ ये है, आत्मविश्वास में कमी। ठीक है दर्शकों, अब मान लो बिजनेस में बाधाएं आएगी, तो यहाँ क्या होगा, धन में हानि होगी, प्रॉफिट में लॉस होगा, पैसे में कमी आएगी, धन में हानि होगी तो क्या होगा, पैसों की कमी होगी, और पैसों की कमी होगी तो क्या होगा, ये बढ़ेगा कर्ज की तरफ। तो ये कर्ज भी हो जाता है, कर्ज भी हो सकता है। ये कहाँ से प्रॉब्लम हुई, यहाँ से बिजनेस में प्रॉब्लम आई, धन में हानि होगी, पैसों की कमी रहेगी, जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, कर्ज करेगा। तो ये योग बनता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है, पैसे की कमी आती है, और कर्ज भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ये सारे पॉइंट मैं आपको एक दूसरे सारे के सारे पॉइंट को आपस में को रिलेट कर रहा हूँ, इसको इससे रिलेट करके, इसको इससे रिलेट करके यहाँ से बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में कर्ज की भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दर्शकों, और यदि यहीं से मैं आपको अगला पॉइंट क्लियर करवाता हूँ, चाहे स्टूडेंट हो, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही हो, नौकरी वाले को नौकरी में बाधाएं आ रही है, व्यवसाय में बाधा आ रही है, तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। तो इसमें आपका हार्ड वर्क भी बढ़ जाता है जब विषय बनता है, हार्ड वर्क, मेहनत ये बढ़ती है। क्योंकि किसी का मान लो बिजनेसमैन का बिजनेस चल रहा है और उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो क्या होगा, वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसका बिजनेस खराब हो रहा है। तो जब भी विषयोग बनता है, इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलती है, मारक ग्रह की, तब आपके हार्ड वर्किंग बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी। ठीक है दर्शकों, और लाइफ में संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क करने लगे, पैसे में कमी आ रही है, कर्ज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, लाइफ में संघर्ष होगा। जब तक इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी, संघर्ष हो सकता है। ठीक है, और अब इससे रिलेट करके मैं आपको एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ, इसका क्या क्या रिजल्ट रहता है। हार्ड वर्किंग बढ़ गई, मेहनत बढ़ गई, लाइफ में संघर्ष बढ़ गया, तो क्या होगा, जो भी जहाँ तक होगा उसको चिंता होगी। अब जहाँ तक चाहे स्टूडेंट हो,
चाहे नौकरी पेशे वाला हो, चाहे नौकरी की तैयारी करने वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो। तो चिंता तो बढ़नी है, क्योंकि उसको पढ़ाई वाले की पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी वाले को नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, तैयारी करने वाले को नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और बिजनेसमैन की बिजनेस में भटकलें आ रही है, बाधाएं आ रही है। क्या होगा? चिंता होगी। चिंता होगी तो स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका, स्वास्थ्य इफेक्ट, स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। ठीक है। और ये सारी प्रॉब्लम्स होती है तो बंदे का कभी भी मन शांत नहीं होगा, अशांत रहेगा। तो पारिवारिक माहौल भी खराब होता है इसमें, पारिवारिक माहौल डिस्टर्ब, पारिवारिक माहौल डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? परिवार में क्या होगा? विवाद होगा। ठीक है। और रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। सॉरी, रिश्ते, रिश्तों में प्रॉब्लम्स, चाहे घर के रिश्ते हो चाहे बाहर के हो, क्योंकि जो जहाँ तक डिस्टर्ब रहेगा तो उसके लिए क्या होगा? चिंता होगी, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, पारिवारिक माहौल डिस्टर्ब होगा, माहौल डिस्टर्ब होगा, छोटी मोटी बात में विवाद भी होगा, विवाद होगा तो परिवार के सदस्यों के साथ में रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। ये है दर्शकों विष योग के प्रभाव, जिसको आप अशुभ प्रभाव बोल सकते हो, अशुभ प्रभाव। ठीक है दर्शकों, इसकी मेन जड़ है ये ब्लू कलर वाली लाइन। आप इसको आपस में रिलेट करके पढ़िए, रिलेट करके देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। और ये हमेशा जब भी विष योग में मारक ग्रह की दशा अंतर्दशा चलेगी तो ये आपको देखने को 100% मिलेगा। लेकिन आप यदि मारक ग्रह का दान करके उसका मार्केट तो कम करते हो तो ये प्रॉब्लम कम होगी आप में, और आत्मविश्वास लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है वो आप में बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स कम होगी, ये प्रॉब्लम्स कम होगी, और बिजनेस वाले के लिए बिजनेस में प्रॉब्लम कम होगी। तो ये सारी चीज़ें की चीज़ें सारी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, और अच्छा ग्रह जो भी उसकी दशांतर दशा आएगी वो अपना बढ़िया रिजल्ट देगा, और वो हमेशा अपनी लाइफ में वापस कवर कर पाएगा। तो ये रहता है दर्शकों विष योग। विष योग कैसे बनता है, कैसे देखते हैं, कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे इनके रिजल्ट मिलते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगा मेष से लेके मीन लगन की कुंडली तक, आपको पहले से ही क्लियर कर दूंगा कौन कौन सी लगन कुंडलियों में योग बनता है, कौन सी में नहीं बनता है। तो आपको मैं कल पूरा का पूरा विद एग्जाम्पल कुंडली में लेके बताऊंगा कि मेष में नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, क्या रीज़न है नहीं बनने का, और किसी कुंडली में यदि बन रहा है तो किस वजह से बन रहा है। तो आप कल अपन पहले से क्लियर कर लेंगे कौन कौन सी लगन कुंडलियाँ ऐसी है जिसमें विष योग बनने के चांस है, किस किस में बिल्कुल चांस नहीं है। जिसमें नहीं है उसकी कुंडली आप किसी की देखते हैं तो पहले से माइंड सेट रखिए इसमें विष योग तो देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें दोनों ग्रह योग कारक है और अच्छा रिजल्ट देने के लिए बंधे हैं, या फिर उसके आगे योग कारक ग्रह नीच का नहीं है या 6, 8, 12 में प्लेस्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कल लेते हुए अपन मेष लगन से शुरू करेंगे, मीन लगन कुंडली तक सारी सारी डिटेल में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे विष योग के बाद अंगारक योग, जो मेन योग है, इम्पोर्टेंट योग है, जिससे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है या अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उन योगों को मैं आपको डिटेल में सारा बता दूंगा। अभी 3 या 4 योगों के बारे में और बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं ग्रहों की प्लेसमेंट लेना शुरू कर दूंगा। मान लो ये ग्रह है, लगने से 1 नंबर कुंडली है तो इनका मालिक मंगल है। मंगल यदि इस घर में बैठता है तो कैसा रिजल्ट देता है, इस घर में बैठता है तो कैसा रिजल्ट देता है, इस घर में बैठेगा कैसा रिजल्ट देगा। एक एक ग्रह की प्लेसमेंट ले लेके घरों में प्लेस्ड करके उसका इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे कुंडलियों के एनालिसिस के लिए। कुंडलियों का एनालिसिस करने के बाद ग्रहों के उपाय, उपचार, रेमेडी, कलर रेमेडी, इनके बारे में बात करेंगे। फिर ग्रहों की डिग्री बढ़ाने के लिए रत्नों के बारे में बात करेंगे, कलर रेमेडी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद गोचर के बारे में बात करेंगे। गोचर के बाद आपस में मैच मेकिंग जो करवाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ में पेशेंस लेवल के साथ में बने रहिए। एक एक चीज़ फुली एक्सपीरियंस्ड चीज़ होगी वो ही आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा।
ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा नॉलेज दूंगा या गलत नॉलेज दूंगा, या आप इतना भरोसा रखिए 100% फैक्ट नॉलेज दूंगा। और जो मैंने आजमाया हुआ है सारी की सारी कुंडलियों पे, वही नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहें तो लघु पराशरी पढ़ लीजिए, साथ में पढ़ते रहिए, आपको पता लगेगा कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो लघु पराशरी पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, ओझा सर की पढ़ सकते हो। और यदि आप वीडियो के माध्यम से मेरे साथ में एक एक चीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप एक एक चीज़ नोट ज़रूर करिए, नोट करके फिर उसको माइंड में ज़रूर रखिए। एक एक चीज़ साथ में नोट करते रहेंगे तो आपके माइंड में रहेगी। यदि कभी भूल भी जाते हैं तो आप वापस रिकवर कर पाएंगे और बहुत ही बढ़िया ढंग से, सही ढंग से किसी की कुंडली का एनालिसिस कर पाएंगे। किसी को गलत नॉलेज देके उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके हाथ से नहीं होगी, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। तो मेरा भी आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप किसी का एनालिसिस करो तो हमेशा सही ढंग से कर पा रहे हो या 100% श्योर हो तो ही करिएगा, नहीं तो किसी को गुमराह मत करिएगा। तभी मैं एक एक चीज़ पूरी डिटेल में लिखवा रहा हूँ, साथ में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और साथ में उसके बाद अपन कुंडली का एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई एक चीज़ भी यदि छूटती है ना तो आप योग को डिफाइन जो करते हो वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं कर पाओगे, यदि एक भी चीज़ छूटती है तो इसके लिए मेरा आपके लिए एक ही सुझाव है कि आप एक एक चीज़ को नोट करिए, एक एक चीज़ को माइंड में रखते हुए किसी भी जो भी योग को आप डिफाइन कर रहे हो तो आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि 100% ये योग बन ही रहा है और इसमें इस ग्रह की शांति करवानी है। उसके बाद आप अगले जातक को ये सुझाव दीजिए कि इस ग्रह की आप शांति करवाइए, लेकिन किसी को गुमराह प्लीज़ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे, इस विद्या से लोगों का भरोसा उठ जाता है। क्योंकि नॉर्मली उस लाइफ में उस जातक के, उस ग्रह की प्रॉब्लम होती ही नहीं है और आप उसकी शांति करवा देते हो। शांति करवाओगे क्या, वो दान करवाओगे, दान करवाओगे वो मान लो उसके लिए ग्रह अच्छा है तो उसके अच्छे रिजल्ट में कमी ला देते हो, जिससे लोगों का इस विद्या से भरोसा उठ जाता है। तो प्लीज़ एक ही काम करिए, कोई भी चीज़ यदि देखते हो तो 100% फैक्ट, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट देखने के बाद आप श्योर करिए कि ये योग बन रहा है, और ये योग बन रहा है तो इस ग्रह की वजह से बन रहा है, इस ग्रह की शांति करनी है। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए